कल के वीडियो में हमने भारत के नवीन राजा तथा राज्य के अंतर्गत पाल वंश, गुर्जर वंश और राष्ट्रकूट वंश इनके बारे में अध्ययन किया था। हमने ये भी देखा कि 11वीं शताब्दी तक आते आते इनकी शक्ति क्षीण हो गई और ये इनका अंत हो गया। इनके अंत होने के बाद में नए वंश की उत्पत्ति हुई, जिनमें अधिकांश राजपूत वंश से आते थे। राजपूतों की वीरता शौर्यता के कारण से ये इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये हूण और कुषाण जो जातियाँ थी उनके वंशज थे और जिन्होंने बाद में भारत पर राज किया। इसके अलावा कुछ इतिहासकार इनको प्राचीन क्षत्रिय कुल जिनमें सूर्यवंश और चंद्रवंश से जोड़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये सूर्यवंश और चंद्रवंश के वंशज थे और बाद में इनके और अनेक वंश हो गए। इसके अलावा चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो में अपने इन राजपूतों के बारे में अग्निकुंड का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके अनुसार ये राजपूत जो थे वो अग्निकुंड से के खवन में अग्निकुंड के द्वारा ये इनकी उत्पत्ति हुई थी। मध्यकाल के महत्वपूर्ण राजपूत वंश का यदि हम देखते हैं तो उसमें कन्नौज के गहड़वाल, मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल, अजमेर के चौहान, गुजरात के सोलंकी, दिल्ली के तोमर, बंगाल के सेन आदि प्रमुख राजवंशों में आते हैं। अब हम महत्वपूर्ण राजपूत वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश का शासन 975 से लेकर के 1192 ईस्वी तक का रहा। चौहानों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और स्वतंत्र घोषित करने के बाद में अपना राज स्थापित किया। चौहान वंश के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थान अर्णोराज राजा का आता है। अर्णोराज राजा ने सुल्तान महमूद को अजमेर के निकट पराजित किया और उसके बाद में उसने बुंदेलखंड, दिल्ली और पंजाब के कई भागों को इन्होंने जीता। इसके बाद में एक और शक्तिशाली राजा विसलदेव या विग्रहराज चौथे का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने गुजरात और दिल्ली के जो इलाके थे, गुजरात का इलाका और ये दिल्ली का इलाका, इनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया और इसके बाद इनके मालवा और राजपूताना के अनेक जो राजा थे वो उन्होंने विग्रहराज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो जाना जाता है। पृथ्वीराज द्वितीय ये एक महान योद्धा थे। इन्होंने भिवाड़ी, रेवाड़ी और अलवर के कई स्थानों को अपना कब्जा किया। इसके अलावा चंदेल राजाओं को इन्होंने हराया, लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें वो मोहम्मद गोरी के हाथों से पराजित हुए और उसके बाद में चौहान वंश का शासन समाप्त हुआ। चौहान वंश के बाद में द्वितीय हम परमार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। परमार वंश का शासन 949 से लेकर के 1305 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि परमार जो थे वो राष्ट्रकूट के सामंत थे। इन्होंने 968 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और मालवा का जो स्थान है, मालवा इंदौर और उसके आसपास का जो इलाका है मध्य भारत में, मालवा के स्थान पर अपना शासन स्थापित किया। इनमें सबसे प्रसिद्ध राजा मुंज राजा हुआ। इन्होंने हूण और कलचुरियों को परास्त करके और माउंट आबू और गुजरात पर अपना शासन स्थापित किया। मुंज के बाद में उनका जो भतीजा है राजा भोज राजा बने और राजा भोज राजा बनने के बाद में इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया। भोपाल के पास में धार है, धार को अपनी राजधानी बनाया। ये राजा भोज इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक गिने जाते हैं। राजपूत वंश के अंतर्गत तीसरे वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा वंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश का शासन 900 से लेकर के 1202 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि चंदेल जो थे वो भी प्रतिहारों के सामंत थे और इन्होंने 900 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चंदेलों में यशोवर्मन एक महान राजा हुआ
जिन्होंने लेकर के कालिंजर, चेदी और मालवा, कालिंजर, चेदी, मालवा, ये सारे के सारे जो मध्य भारत के जो राज्य हैं इनको अपने नियंत्रण में लिया। इसके अलावा इन्होंने कौशल, मिथिला और गोड़ बंगाल के कौशल, मिथिला यहाँ का जो इलाका था, इन इलाकों पर इनके राजाओं को भी हराया और इनके इलाकों पर अपना कब्जा स्थापित किया। इसके बाद में यशोवर्मन का जो पुत्र था धनदेव, वो भी एक महान योद्धा था जिसने कन्नौज और कौशल के राजाओं को हरा करके और वहाँ पर अपना राज स्थापित किया गया। इसके अलावा चंदेलों में कीर्तिवर्मन और मदन वर्मन, ये भी एक महान योद्धा थे और महत्वपूर्ण राजाओं में इनकी भी गिनती होती है। इसके बाद में चौथा स्थान आता है हमारा सोलंकी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सोलंकी वंश में मूलराज प्रथम राजा हुआ जिसने अपने आप को गुजरात के आसपास के इलाके में अपना शासन स्थापित किया और इन्होंने अनहिलवाड़ नामक जगह पर अपनी राजधानी बनाई। मूलराज प्रथम के बाद में सिद्धराज सोलंकी, ये एक महत्वपूर्ण राजा हुआ सोलंकी वंश के अंतर्गत, जिसने चौहान, परमार और चंदेल राजा जो थे इनको परास्त करके और अपना शासन स्थापित किया। फिर इसके बाद में सिद्धराज सोलंकी का जो पुत्र है या उनका जो उत्तराधिकारी है कुमारपाल, इसने दक्षिण के कोंकण का जो इलाका है, इस कोंकण के इलाके पर अपना कब्जा किया। मूलराज द्वितीय ने माउंट आबू के नज़दीक मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण करके और सोलंकी वंश का शासन को समाप्त किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ तक गुजरात तक कर दी। राजपूत राजाओं के साहित्य, कला और स्थापत्य के बीच में इनका जो महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। राजपूत राजा जो थे, इन्होंने शिक्षा, ज्ञान, साहित्य के एक महान संरक्षक थे। इन्होंने कई साहित्यकारों को और बुद्धिजीवियों को अपने यहाँ पर शरण दी। मुंज और राजा भोज, ये स्वयं एक महान कवि भी थे। इसके अलावा कन्नौज का राजा यशोवर्मन, उसके समय में भवभूति करके एक नाटककार था जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान आता है। पृथ्वीराज द्वितीय के समय में चंद्रबरदई उसका एक दरबारी था जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। ये भी इसका भी स्थान महत्वपूर्ण, इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजपूत राजाओं ने कला के क्षेत्र में मंदिर, महल और दुर्ग आदि बनाए, जो कि अपनी स्थापत्य कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मंदिरों में इन्होंने उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिरों की स्थापना की थी, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों की इन्होंने स्थापना की। उड़ीसा के राजा को मंदिरों से एक विशेष लगाव था, इसलिए इन्होंने भुवनेश्वर और उसके नज़दीक परशुराम मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजरानी मंदिर और लिंगराज मंदिर की स्थापना की, जिनकी मूर्तियाँ और नक्काशी वगैरह सब देखने लायक है और स्थापत्य कला के एक महत्वपूर्ण इन्होंने स्थान रखते हैं। चंदेल राजाओं ने खजुराहो में जो मंदिर बनाए हैं उनमें नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ की जो मूर्तियों और मूर्तियों के ऊपर जो नक्काशी है वो देखने लायक है। इसी प्रकार से आबू के देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, उन जैन मंदिर में अधिकतर मूर्तियाँ जैनियों से संबंधित है। उसकी अष्टभुजी गुंबद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में भित्ति चित्र हम देखते हैं, कई सारे महल वगैरह है उनमें दीवारों पर चित्र की रचना भी की हुई है। तो भित्ति चित्र और लघु चित्र ये भी राजपूत राजाओं का एक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजपूतों की पराजय के कारण, राजपूतों की पराजय के प्रमुख कारणों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि राजपूत जबकि एक बहुत ही बहादुर कौम थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपना साम्राज्य को स्थापित करने में वह विफल रही। इसके लिए उसका एक मुख्य कारण था
कि इनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। ये आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते थे और इनका दुश्मन यदि अगर कोई एक समान दुश्मन था तो भी ये एक नहीं हो पाए, इसके लिए ये आपस में लड़ करके और नष्ट हो गए। दूसरा, इनमें सामंती संगठन, सामंती व्यवस्था के कारण से ये राजा के प्रति इतने जवाबदेह नहीं थे और इनकी खुद की सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसके कारण से, अपने घमंड के कारण से वो राजाओं के साथ ये आ नहीं पाए। तीसरा, इनका अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल का अभाव। इनके पास अस्त्र शस्त्र जो थे वो पुराने अस्त्र शस्त्रों से लड़ते थे, जबकि मोहम्मद गोरी और ये उस समय गोला बारूद और बंदूकों से लड़ने के लिए तोप खानों की व्यवस्था भी कर ली थी, लेकिन ये तलवारों से ही लड़ते रहे और इसके अलावा युद्ध कौशल का भी अभाव था। इन कारणों से राजपूत राजा जो थे वो ख़त्म हो गए। अफ़गानिस्तान के पास में एक छोटी सी जागीर है गजनी, उसके गद्दी पर 998 ईस्वी में ये बैठा था। इसने भारत के मंदिरों के बारे में काफ़ी सुन रखा था कि वहाँ पर उन मंदिरों में कई सारा जो धन दौलत है और सोना चांदी है, तो इसलिए उसने उन मंदिरों के लूट की नीयत से 1000 से लेकर के 1025 ईस्वी के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तहस नहस किया और कई सारे मंदिरों को नष्ट भी कर दिया। उसके द्वारा जो मंदिर लूटे गए उनमें सबसे प्रमुख मंदिर था नगरकोट का 1009 में, थानेश्वर का मंदिर 1014 में, मथुरा और कन्नौज के मंदिर 1018 में, कालिंजर के मंदिर 1021 में और सोमनाथ का मंदिर 1025 में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सोमनाथ का मंदिर है, इस पर आक्रमण जो था काफ़ी विध्वंसकारी और बर्बरकारी आक्रमण था। इनमें इस मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया और कई सारे लोगों को यहाँ पर मार दिया गया। महमूद गजनवी के साथ में महमूद गजनवी के समय में तुर्कों ने इस्लाम का भारत में प्रवेश कराया। उसके द्वारा जो स्थान आए यहाँ पर प्रवेश कराया। इसके साथ में फारसी एक का विद्वान है, फारसी के 2 विद्वान अल-बरूनी और फिरदौसी आए थे, जिसमें अल-बरूनी ने तहकीक हिंद और फिरदौसी ने किताबुल हिंद और शाहनामा लिखा है। आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिनको अपनी कॉपी में साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखना। इन प्रश्नों के उत्तर किताब की सहायता से या मैंने जो वीडियो बनाया है इस वीडियो को देख करके आप लिखना। पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब और किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया और किस युद्ध में पराजित किया, इसके बारे में लिखना। ये 1 लाइन का आंसर है। दूसरा है, महमूद गजनवी कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? सबसे पहले तो बताना महमूद गजनवी कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसका कारण लिखना। ये भी 1 या 2 लाइनों का ये है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राजपूत युग में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में विकास का वर्णन करना। राजपूत युग में जो भी कला के बारे में और स्थापत्य के बारे में, मंदिरों का निर्माण और ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो उनके बारे में लिखना है और ये विस्तार से लिखना है। तो ये कम से कम आधा पेज का होना चाहिए।